नमस्कार दोस्तों, आइए हम साथ चलें और साथ में इतिहास की खोज में निकलें। द का हर एक वीडियो प्रकाश डालेगा हमारे पूर्वजों के उस कार्य, व्यक्तित्व और उनके जीवन दर्शन पर जिससे हम सभी अपरिचित हैं। मेरा उद्देश्य है आपको मनोरंजन के साथ साथ इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना, जिससे आप इस सफर में साथ चल सकें और आप और मैं नए नजरिए और दृष्टिकोण को समझ सकें। दोस्तों, एक ऐसा युद्ध जिसने एक सम्राट के हृदय के साथ साथ उसका संपूर्ण जीवन बदल दिया। सम्राट ने इस युद्ध के बाद अहिंसा का मार्ग अपनाया। इतिहास में इस युद्ध को सबसे ज्यादा डेडलिस्ट वाला युद्ध माना जाता रहा है और उस युद्ध को हम कलिंग युद्ध के नाम से भी जानते हैं। जिस सम्राट ने जिस युद्ध तक हमेशा युद्धों को अहमियत दी हो, हिंसा को अहमियत दी हो, उसके लिए अचानक से परिवर्तन हो जाना एक युद्ध के बाद शायद इतना सरल तो नहीं रहा होगा। आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई। जी हाँ, जिस सम्राट ने अपने पिता को स्वयं युद्ध करके ही, हिंसा करके ही एक विशाल साम्राज्य को बढ़ाता हुआ देखा हो, अपने दादा का इतिहास जाना हो, जिन्होंने युद्ध करके, हिंसा करके ही एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया हो, तो क्या वह सम्राट उस परिपथ पर नहीं चलेगा? वह अपने पूर्वजों के पगों पर नहीं चलेगा? जी हाँ, सम्राट अशोक, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे, उन्होंने भी अपने पूर्वजों का ही पग अपनाया। उन्होंने भी एक युद्धों का रास्ता अपनाया और चल पड़े उस अभियान पर जो उनके दादा और पिता ने एक शुरू किया था, एक साम्राज्य खड़ा किया, उसको और विस्तार करने में लग गए। सम्राट अशोक, जिनका जन्म 304 बीसी को हुआ था, इनका राज्याभिषेक 269 बीसी को होता है और अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ही उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। जानते हैं कलिंग पर आक्रमण के बारे में कुछ इतिहास और कलिंग युद्ध के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कलिंग राज्य को लेकर बताया जाता है, सम्राट अशोक के दादा महान चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कलिंग को जीतने के लिए कई बार आक्रमण की, लेकिन वो सफल नहीं रहे। फिर उनके सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार, उन्होंने भी कई आक्रमण किए कलिंग राज्य पर, लेकिन वो भी सफल नहीं हुए। इसके बाद आते हैं सम्राट अशोक, जिनका राज अलग था, राजनीति अलग थी, रणनीति अलग थी, युद्ध करने का जुनून अलग था, राज करने का तरीका अलग था। जी हाँ, बताया जाता है एक वक्त का किस्सा है जब बिंदुसार अपनी अंतिम सांसों में थे, अंतिम वक्त पर थे, तब उन्होंने सम्राट अशोक को अपने सिंहासन के अयोग्य बताया। लेकिन सिंहासन को पाने के लिए बेताब सम्राट अशोक ने अपने सभी 99 भाइयों को मार दिया सिंहासन के लिए, सिर्फ और सिर्फ सिंहासन के लिए। और फिर वो अपने पिता के आगे खड़े होकर बेखौफ कहते हैं कि मैंने आपके सभी 99 बाकी पुत्रों को मार दिया है और मैं इकलौता वारिस बचा हूं आपके सिंहासन का, अब आप क्या करें? उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। सम्राट अशोक का ही राज तिलक हुआ फिर सिंहासन के लिए, और उन्होंने अपने सभी मंत्रियों की भी गर्दनें धड़ से अलग करवा दी, और क्योंकि उन्होंने उनके जो हुक्म था उसको मानने के लिए हिचकिचाहट दिखाई। अब सम्राट अशोक अपने दादा द्वारा शुरू किए गए विजय अभियान को लेकर, भारत विजय रथ को लेकर दक्षिण की तरफ जाते हैं, कलिंग राज्य की तरफ, जो वर्तमान में ओडिशा है। सबसे पहले सम्राट अशोक कई संधि प्रस्ताव भेजते हैं। कलिंग के राजा पद्मनाभ थे उस वक्त, उनके पास संधि प्रस्ताव भेजते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी देखा कि हमने तो महान सम्राट अशोक को, उनको चंद्रगुप्त मौर्य को भी हरा दिया, बिंदुसार को भी हरा दिया, तो ये क्या चीज है, ये तो उनका पोता है। उन्होंने शायद ऐसा ही हल्के में लिया होगा और वो उनके संधि प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, नामंजूरी दे देते हैं। और फिर कलिंग के एक अंत की एक खौफनाक मंजर का एक संकेत सम्राट अशोक को दे देते हैं, मंजूरी ना देकर। इसके बाद सम्राट अशोक की सेना जो थी वो सम्राट अशोक के आदेश पर कलिंग राज्य की घेराबंदी कर लेती है, और फिर शुरू होता है एक ऐसा युद्ध जिसको कभी नहीं भुलाया जा सकता और ना ही भुलाया जाएगा। एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें विजय अभियान के अलावा किसी को ना देखा गया, ना बच्चों को, ना बूढ़ों को, ना औरतों को, ना माओ को। जो भी विजय रथ को लेकर आगे बढ़ रहे अनुयायियों की तलवार की नजर में आता, उसका सब धड़ से अलग हो जाता, अब चाहे वह 1 साल की नन्ही जान ही क्यों ना। बताया जाता है एक ऐसा मंजर था उस वक्त, जैसे पानी और मिट्टी से मिलकर एक कीचड़ बनती है, उसी प्रकार खून और मांस के चित्रों से मिलकर एक खौफनाक मंजर बना हुआ था। बताया जाता है ये इतिहास का सबसे बड़ा डेडलिस्ट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, सबसे बड़ा डेडलिस्ट वाला युद्ध माना जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में सैनिक, मतलब इंसानों की हत्या हुई थी या मारे गए थे इस युद्ध में। सबसे बड़ा डेडलिस्ट वाला युद्ध कलिंग राज्य, जिसका अपना अलग शासन था, अपनी अर्थव्यवस्था थी, जिसकी अपनी राजनीतियां थी, रणनीतियां थी।
इसकी एक बेहद बेहद तो नहीं मतलब मजबूत सेना थी जो चंद्रगुप्त मौर्य जी से भी जीतती आ रही थी, बिंदुसार जी से भी जीतती आ रही थी। लेकिन ये जो सेना थी वो सम्राट अशोक की एक हिंसक सेना के आगे जीतने का सामर्थ्य न रख सकी। सम्राट अशोक की सेना में लगभग 6 लाख सैनिक थे, जिसमें हाथीदार, घुड़सवार और पैदल सैनिक शामिल थे। सम्राट अशोक की 6 लाख सेना ने उनके सम्राट अशोक के दादा और पिता के एक स्वप्न को साकार करके दिखाया। 6 लाख की हिंसक सेना ने राजनीति के तहत एक जो राजनीति होती है, युद्ध की नीति जो सही भी है, उसको लेकर ही कलिंग राज्य को संपूर्ण अखंड भारत में मिला दिया। जो सपना इनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा था, उसको साकार करके दिखाया। जब कलिंग को जीत लिया गया तो जीत का आकलन करने के लिए खुद सम्राट अशोक कलिंग जाते हैं, रणभूमि में जाते हैं। उन्हें पहली बार गिलानी महसूस हुई जब उन्होंने स्त्रियों को, बच्चों को और बूढ़ों को रणभूमि में मौत के आगोश में सोते हुए देखा, जिनके हाथ कहीं, पांव कहीं, सर कहीं पड़े हुए हैं। वो इसी मंजर को देखकर पहली बार सहम से गए। जिसने हमेशा युद्धों को अहमियत दी, हिंसक होकर युद्ध लड़े, वो सहम जाता है, वो एक सम्राट। तभी उन्हें अपने सामने एक शख्स खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो शख्स सम्राट के पास आकर आता है और कहता है कि हे महान शक्तिशाली सम्राट, आप बहुत शक्तिशाली हो। आप पल भर में, एक क्षण में न जाने ऐसे ही कितनी व्यक्तियों की जान ले सकते हो। कृपया करके अपनी शक्ति से इस नन्ही जान को इस बच्चे में जान डाल दीजिए, इसको जीवित कर दीजिए। वो शख्स अपनी बाहों में लिए बच्चे को आगे सम्राट की तरफ बढ़ाकर कहता है। दोस्तों, जिस राजा ने पल भर में, कुछ ही दिनों में या कहे एक राज्य का नरसंहार कर दिया हो, एक सामान्य शख्स एक राजा के आगे निडर होकर इतनी हिम्मत कौन कर सकता है? इतनी सरल वाणी में इतने कठोर शब्द कहे, जो कि जीवित करने के शब्द, जो कि बिल्कुल असंभव है, आप भी जानते हैं, जो असंभव शब्द है। ऐसी हिम्मत भला कौन कर सकता है? बताया जाता है कि वो जो शख्स था वो गौतम बुद्ध के उस वक्त से 200 साल पहले गौतम बुद्ध थे। उनके अनुयायी धन, वैभव, मोह त्याग के पूरी दुनिया में शांति के संदेश देते थे। ये भिक्षुक भी जो थे गौतम बुद्ध के ही अनुयायी थे, ऐसा बताया जाता है। एक भिक्षुक जिन्होंने गौतम बुद्ध के वचनों पर चलते चलते अपनी मधुर वाणी से एक क्रूर हिंसक सम्राट अशोक के मन में एक करुणा जगा दी। इस पल के बाद ही सम्राट अशोक ने हमेशा के लिए हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और अहिंसा का मार्ग अपनाया। पूरी दुनिया को अहिंसा का मार्ग अपनाने के लिए कहा और हमेशा के लिए युद्ध, धन, वैभव, मोह सब कुछ त्याग दिया। अहिंसा का मार्ग अपनाने के बाद सम्राट अशोक ने सबसे पहले युद्ध के स्थान पर एक स्तंभ बनवाया और भी अखंड भारत जो था उस वक्त का, उसमें अनेकों स्तंभ बनवाए। और उनका पहला संदेश ये था कि सब लोग मेरी संतान हैं और मैं चाहता हूं कि मेरी सभी संतान प्रसन्न रहें और उनका कल्याण हो। इसके बाद सम्राट अशोक ने जीव की बलि पर हमेशा के लिए रोक लगा दी, पशु शिकार पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया, पशुओं के लिए अस्पताल खुलवाए और उन्होंने संदेश दिया कि जो इंसान है वो पशुओं के लिए कृपया करके दया का भाव रखें, शुरू करें। इसके बाद उन्होंने सड़क किनारे पेड़ लगवाए, अनेक कुएं खुदवाए, आश्रय स्थल बनवाए और अपने देश के बाहर जो देश उनसे कभी डरते थे उनके लिए शांति संधि प्रस्ताव भेजे। जो देश कभी उनसे डर रहे थे तो उन देशों में शांति संधि प्रस्ताव सम्राट अशोक भेजते हैं। अनेक अच्छे कार्य शुरू किए यहाँ से उन्होंने। सम्राट अशोक ने महिलाओं के लिए शिक्षा प्रारंभ की। उन्होंने आदेश दिया कि सभी धर्मों को समान माना जाए, सभी को अपने धर्मों में अपनी मर्जी से रहने का अधिकार है और महत्वपूर्ण आदेश दिया कि ब्राह्मणों के साथ अन्याय ना हो और यह सुनिश्चित किया कि जो भी गलत तरीके से कैद हैं या फिर बेरहमी का शिकार है उनके साथ न्याय हो। सम्राट अशोक ने धार्मिक मंदिर भी बनवाए जो धार्मिक कट्टरपंथियों के बाद आने के बाद वो तुड़वा दिए गए। उनको वो दिखावा लगती थी, वो चीज बेकार लगती थी, लेकिन बंदर के जाने अदरक का स्वाद। कट्टरपंथियों की क्रूरता के बाद आज भी मौर्य साम्राज्य की विरासत आज भी कायम है, आप सब जानते हैं। सम्राट अशोक ने जितना बौद्ध धर्म को फैलाया उतना किसी ने नहीं फैलाया, वो भी शांति के साथ। बताया जाता है जब सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई थी, जो इंसान आया है उसकी मृत्यु तो हुई है, चाहे वो कितना भी महान शक्तिशाली हो, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनके सिंहासन को ही उखाड़कर फेंक दिया गया था। सम्राट अशोक ने कई बौद्ध संगति भी कराई और इन्होंने अभिलेख भी खुदवाए।
और ये इतने समझदार थे कि उन्होंने जगह जगह पर अलग भाषा के अभिलेख खुदवाए। भारत में ब्राह्मी लिपि और पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि, अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि और ग्रीक जो आज का तुर्की है वहां पर ग्रीक लिपि से अभिलेख खुदवाए गए थे। अब सोच सकते हैं वहां तक अभिलेख, वहां तक ग्रीक, तुर्की तक राज था। तो अखंड भारत कितना बड़ा था आप सब जानते हैं। सम्राट अशोक को अभिलेख खुदवाने की जो प्रेरणा मिली वो ईरानी वंश था, डेरियस हकमनी वंश का शासक था, उससे प्रेरणा ली थी सम्राट अशोक ने अभिलेख खुदवाने की। और ऐसा बताया जाता है कि भारत में सर्वप्रथम जो अभिलेख खुदवाने की शुरुआत हुई वो सम्राट अशोक की शासनकाल में ही हुई। सबसे पहले इन्होंने ही अभिलेख खुदवाए। इसके बाद तो दोस्तों ये था सम्राट अशोक के बारे में कुछ कलिंग युद्ध के बारे में तथ्य है। वैसे कहानी काफी बड़ी है, मैंने छोटी करके मतलब शॉर्ट मेन टॉपिक बताए हैं आपको। तो कैसी लगी वीडियो? मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले अध्याय में, एक अगले सफर में। मैं कोशिश करूंगा आपको बेहतर कुछ प्रदान करने की और जिससे आपको कुछ सीख ही मिले, कुछ अच्छा अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।